हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरेश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गणित सब्जेक्ट की। और गणित सब्जेक्ट में हम रैखिक समीकरण लेकर के आए हैं, आज लीनियर इक्वेशंस लेकर के आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन लिखा है और इस क्वेश्चन को हम कराने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को कराएंगे हम। पहले हम रैखिक समीकरण समझते हैं कि रैखिक समीकरण होता क्या है। जैसे जो लोग बिल्कुल गणित के बारे में जीरो हैं, नहीं जानते हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा बताना ज़रूरी है कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं। आप समझिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आएगा कि रैखिक समीकरण होता क्या है। जैसे रैखिक समीकरण कोई भी चर है, जैसे x है, ध्यान से सुनिएगा, x है ना। x क्या है? एक बहुपद का रूप है। इसे चर भी कह सकते हैं बिकॉज इट कैन कंटेन एनी वैल्यू। ये कोई भी वैल्यू कंटेन कर सकती है। x इक्वल टू 1 भी सपोज कर सकते हैं, 2 भी सपोज कर सकते हैं, 3 भी सपोज कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम चर बोलते हैं। क्या कहते हैं ना? चर कहते हैं। तो x इक्वल टू अगर हम 0 कह दें तो ये एक समीकरण हो गया। क्या हो गया? समीकरण हो गया। ये इसमें एक घात है, इसलिए रैखिक समीकरण कहेंगे। चर की घात जब एक होती है तो रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे इसको और थोड़ा इंप्रूव कर लें तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 कहते हैं। x प्लस 1 तो एक घात वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला, इसे क्या बोलेंगे? एक चर वाला, चर वाला वाला रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, समीकरण बोलेंगे। दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं दिखाई दे रहा होगा। एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर है इसलिए एक चर हो गया। रैखिक समीकरण क्या मतलब है? चर की घात एक होता है तो इसलिए रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है ना? एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है। अब मान लीजिए दो चर हैं इसमें, एक चर x ले लिए, एक चर y ले लिए। तो ये दो चर अगर कहीं दिख जाएंगे, x प्लस 2y भी हो सकता है ना, इक्वल टू 0। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कोई आए ना। तो इसे कहते हैं दो चरों वाला, दो चरों वाला, चरों वाला रैखिक समीकरण। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं। रैखिक समीकरण एक चर, एक चर है। रैखिक समीकरण का मतलब है इस चर की पावर एक होनी चाहिए, बस। और कोई न्यूमेरिकल वर्ड आ जा सकते हैं, कांस्टेंट वर्ड आ सकते हैं, अचर पद आ सकते हैं, लेकिन एक ही चर होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं रैखिक समीकरण के हल करने के जो तरीके क्या होते हैं। जैसे दो चरों वाला रैखिक समीकरण की बात करें, दो चरों वाला, दो चरों वाला, चरों वाला रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, समीकरण, दो चरों वाला रैखिक समीकरण अगर हम बात करें, दो चरों वाला रैखिक समीकरण को हल करने के नियम, को हल करने के, हल करने की विधि, कैसे इसको दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि या विधियां। तो इसमें आती है, कई विधियां आती हैं। एक आती है, इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट बना लीजिएगा, विस्थापन विधि आती है। विस्थापन क्या आती है? विस्थापन, विस्थापन विधि आती है, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। विस्थापन विधि, विधि लिख सकते हैं तो यहाँ पे मेथड हो जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा जो है विलोपन विधि, विलोपन, विलोपन जिसे एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी हो जाएगा। तीसरी विधि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ना, इसे कहते हैं वज्र गुणन, वज्र, वज्र गुणनखंड, गुणन, गुणन विधि, विधि सब में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
मेथड। ठीक है, तो ये तीसरी वज्र गुणन विधि हो गई। अब चौथी जो है, आप ग्राफिकल मेथड ले सकते हैं, ग्राफ विधि। एक ग्राफ विधि से भी करते हैं, ग्राफ विधि, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। तो ये एक एक करके हम लोग समझेंगे कि कैसे करते हैं। ग्राफ विधि को हम यहाँ पे नहीं समझाएंगे, क्योंकि ग्राफ विधि आमतौर पे ग्राफ विधि से सॉल्व करना थोड़ा कठिन होता है। कठिन का मतलब टाइम टेकन होता है। यहाँ पे हम कठिन नहीं आपको बता रहे हैं, आपको जो ये बता रहे हैं कि सरल कैसे कर सकते हैं। तो सबको जानना जरूरी है, इसलिए हम सब पे थोड़ा सा फोकस कर दे रहे हैं कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट बना लीजिएगा। सबसे पहले दो समीकरण हम लेते हैं और उन दोनों समीकरणों को हम जो है सबसे पहले दोनों समीकरण, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू हमने 10 ले लिया, और थोड़ा सा इजी लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू मान लीजिए 10 ले लिया, और यहाँ पे हमने 2 ले लिया। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमने ले लिया, दो चरों वाले रैखिक समीकरण हमने ले लिया, और इन दोनों दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हम सबसे पहले मेथड से सॉल्व करेंगे, विस्थापन विधि से। किससे सॉल्व करेंगे? विस्थापन विधि से। विस्थापन विधि से स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए विस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। विस्थापन विधि में कहता है कि पहले समीकरण से आप x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल के दूसरे समीकरण में रख दीजिए। ठीक है, तो पहले समीकरण से क्या होगा, x इक्वल टू 10 माइनस वाई हो जाएगा, और दूसरे समीकरण में रख देंगे तो दूसरा समीकरण में देयरफॉर 2 इम्प्लाइज दैट, 2 में अगर इसको रख देंगे x की जगह पे 10 माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 10 माइनस 2y इक्वल टू 2 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 2y इक्वल टू आपका 2 और माइनस 10 हो जाएगा। थोड़ा इधर लेते हैं ये, तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस a, तो y इक्वल टू माइनस से माइनस कट जाएगा, 8/2 आ जाएगा स्टूडेंट। तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट? 4 आ गई। अब y की वैल्यू हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसी में रख देंगे, इसमें रख देंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इसमें अगर रख देंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब आप देखिए x की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई, y की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई, और ये दोनों वैल्यू अगर इन दोनों में दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे इन दोनों वैल्यू को, तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो 4 प्लस 6 इक्वल टू 10 होगा, और 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 होगा। दोनों इक्वेशन को वेरीफाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे ये सलूशन बिल्कुल सही है। तो पहली विधि आप इसी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें दूसरा क्वेश्चन का मतलब दूसरी विधि से सॉल्व करते हैं, विलोपन विधि, और इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि आमतौर पे सबसे सरल विधि होती है, और हम आपको सजेस्ट करेंगे, और हम जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं उसको सॉल्व जब करेंगे तो विलोपन विधि से ही सॉल्व करने वाले हैं। तो विलोपन विधि आमतौर पे इम्पॉर्टेंट विधि है, और इसी को आप अप्लाई करिएगा। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में कोई भी दे सकता है और कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन आपके सामने जैसा भी आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो चलिए विलोपन विधि में क्या करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 ये दिया है। तो इसमें सबसे पहले कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। आमतौर पे कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि जिसके साइन अपोजिट हो, जिस वेरिएबल मतलब चर, जिस चर का साइन अपोजिट है उसके कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए हम प्लस जो है मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं किसी कांस्टेंट नंबर से, किसी इक्वेशन में कर सकते हैं। इसमें करेंगे तो पूरे में करेंगे, इसमें करेंगे तो पूरे में करेंगे, और फिर आप जो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर दें, ऐड कर दें। क्या कर दें, ऐड मतलब जोड़ने पर, जोड़ दें, जोड़ने पर।
हम क्वेश्चन और भी करेंगे इसमें, कोफिशिएंट कैसे इक्वल करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं तो ये देखिए कट जाएगा, ये 2x इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 12/2 यानी कि 6 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 6 आ गई। x की ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, तो y की वैल्यू ये 6 प्लस y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 हो जाएगा। वहां भी पहले विधि से जब हमने सॉल्व किया था तो वहां भी क्या आया था, इसकी वैल्यू x की वैल्यू 6 आई थी और y की वैल्यू 4 आई थी ना स्टूडेंट। अब हम लोग बात करेंगे इसमें जो है तीसरे विधि की। इस भाग से मैंने ये मिटा दिया, फिर से लिख दे रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10 था और x माइनस वाई इक्वल टू 2 था। ये इक्वेशन नंबर 1 था और ये इक्वेशन नंबर 2 था। अब हम इसको जो है वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं, तीसरे वज्र गुणन विधि से, गुणनखंड विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको स्टूडेंट सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें क्या करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है आपका इसका कोफिशिएंट इस तरह के x अपॉन इस तरह से करेंगे, फिर y अपॉन इस तरह से करेंगे, फिर ये 1 अपॉन इस तरह से कर देंगे। इसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। और जो है और इसमें जो है कैसे वैल्यू पुट करते हैं, जब x का लेंगे तो x का कोफिशिएंट छोड़ देंगे, क्या छोड़ देंगे, x का कोफिशिएंट आप छोड़ देंगे, फिर y का कोफिशिएंट लेंगे। y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, यहाँ पे 1 है तो 1 ले लीजिए, फिर यहाँ पे क्या है, -1 है, -1 ले लीजिए। इसको इधर करके लेते हैं, 10 जैसे इधर है तो इसको ट्रांसफर करके लेते हैं, तो ट्रांसफर करेंगे तो -10 होगा, तो -10 ले लीजिए। 2 को इधर करके लेंगे तो -2 होगा, तो -2 ले लीजिए, ठीक है। यहाँ फिर y का जब लेंगे तो y को छोड़ देंगे, फिर x का कोफिशिएंट 1 लेंगे, 1 लेंगे, फिर इसको लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 और माइनस, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, -10 और -2 लेंगे, ठीक है। फिर अगर हम इसको लेंगे लास्ट वाले को तो फिर इसको छोड़ देंगे, इन दोनों के कोफिशिएंट को लेंगे, 1 और 1 -1 लेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक लाइन यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे x अपॉन, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस करके इसको करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करके इसको लिखेंगे, ठीक है, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस करके इसको इसमें लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, थोड़ा इसको उल्टा करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये नेगेटिव होता है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे कर लीजिए कि इसमें इसको नेगेटिव लेते हैं। चलिए अब करिए बेटा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा, -2 का 1 में करेंगे -2 होगा स्टूडेंट, क्या होगा, -2 होगा, और फिर -1 का 10 में करेंगे और माइनस लेंगे तो -10 होगा, और फिर अगर y का -y, फिर -2 का 1 में करेंगे तो -2 होगा, इसका 1 में करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा भाई, +10 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे करेंगे स्टूडेंट तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 का -1 में -1, फिर -1 हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इधर ऊपर आ जाते हैं और इतने में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा जगह भी हमें बचाना है। तो यहाँ पे x अपॉन क्या होगा स्टूडेंट, -12 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, -y अपॉन y अपॉन 8 होगा, और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 1/2 होगा। अब थोड़ा सॉल्व करिए स्टूडेंट, तो ये माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। फिर x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 12/2 होगा, 12/2, यानी कि इसको इससे लेके जाएंगे तो 12 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12/2 यानी कि 6 आएगा स्टूडेंट। फिर y को अगर फाइंड करेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, 8/2 होगा, और 8/2 करेंगे तो 4, तो x की वैल्यू 6 आई और y की वैल्यू क्या आई, 4 आई।
आमतौर पे ये जो विधि है ये विधि भी आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग स्टूडेंट बात कर लेते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं। ठीक है, हल कितने होते हैं, हल कितने होते हैं, कितने हल होते हैं, कितने हल होते हैं, या हल के लिए को ऐसे कह लीजिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हल की शर्त, हल की शर्त लिख लीजिए, ये सही सेंटेंस रहेगा। तो शर्त, क्या शर्त है भाई, अगर मान लीजिए ये समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दूसरा समीकरण है, तो पहली शर्त ये है अद्वितीय या एक ही हल, केवल एक हल होने के लिए, केवल एक हल की शर्त है। ये शर्त याद रखे रहिएगा स्टूडेंट, यूजफुल होगी। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, हल नहीं, कोई भी हल इस केस में नहीं होगा। कब, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल टू, तब इस कंडीशन में कोई भी हल नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन स्टूडेंट ये है अनेक हल, अनंत हल के लिए, अनंत, अनंत हल के लिए केस है, हल के लिए। ठीक है, अनंत हल के लिए केस है स्टूडेंट, यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये अनंत हल के लिए कंडीशंस है। तो यहाँ पे अनंत हल की कंडीशन होगी ना, ये जो है ओनली वन सोल्यूशन, नो सोल्यूशन एंड इनफाइनाइट सोल्यूशन की कंडीशंस हो गई। तो ये मैंने थियरी सेक्शन पढ़ा है स्टूडेंट। अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। और न्यूमेरिकल में देखिए पहला क्वेश्चन हम इधर से सॉल्व करेंगे ताकि स्पेस यहाँ पे मिल जाए। और जो है इसमें पहला क्वेश्चन यही पूछा है कि समीकरण इतना और इतना की कितने हल हैं। कितने हल का मतलब कोई हल, कौन सी शर्त इसमें फॉलो हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर, थियरी हमारी कंप्लीट होती है स्टूडेंट, कोई दिक्कत होने पे आप कमेंट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कितने हल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन अगर हम करें तो इसके कितने हल हैं। यहाँ पे क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे a1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करिए। तो यहाँ पे क्या है a1 अपॉन a2 निकालिए 2 अपॉन 4, तो क्या हो गया 1 अपॉन 2 हो गया। और b1 अपॉन b2 निकालिए, b1 अपॉन b2, b1 की जगह पे 3 और b2 की जगह पे 6 है, तो ये भी 1/2 हो गया। फिर c1 अपॉन c2 निकालिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है ना, ये 1 है और ये 2 है, तो 1 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। इसका मतलब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों बराबर है। तो यहाँ पे a1 upon a2 here, therefore a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 है। तो क्या है अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, क्या होंगे अनंत हल होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक्चुअली ज़्यादा लंबी वीडियो होने पे काफ़ी दिक्कतें होंगी और इस वजह से ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस हमने लिखा है इसको जस्ट अगले वीडियो में हम लेकर के आने वाले हैं। उस वीडियो को भी जल्दी से जल्दी हम अपलोड करेंगे, तो मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो, आपको ढेर सारी फ्यूचर की शुभकामनाएं। तो इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।